नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने से आयकर विभाग को 200 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। टैक्स चोरी के मामले में इनके घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार यानी कि 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। धीरज झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं और इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ कई राज्यों में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, जनता की एक एक पाई अब उन्हें लौटानी पड़ेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 200 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बैग हो, अलमीरा हो, सब कुछ पैसे से खचाखच भरा हुआ है और इन पैसों की बरामदगी के बाद जगह जगह पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी का विरोध देखने को मिल रहा है और अब इस मामले में जांच और ज्यादा तेज होगी। हालांकि 200 करोड़ से ज्यादा कैश जो बरामद हुई है वो अब तक की सबसे ज्यादा कैश बरामद की गई है। तो आपको बताते चले कि न केवल घर बल्कि फैक्ट्री और कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी प्रतिनिधि, तमाम लोग किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। जयपुर, जम्मू, लखनऊ, 3 राज्यों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगह पर पुतले दहन किए गए हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर जब छापेमारी की गई तो आयकर विभाग को 200 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, जिसके लिए अब बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है बीजेपी और सवाल खड़े करने के साथ ही जो पैसे बरामद हुए हैं इस मामले में आगे और जांच की जाएगी। तो देखिए, जयपुर का हाल हो, जम्मू हो या फिर लखनऊ, तीनों ही जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। कई जगह पर पुतले दहन किए गए, कई जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता, तमाम बीजेपी के लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होना वाकई अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतने सारे पैसे, इतने ज्यादा पैसे आए कहां से, और अगर आए तो इनका लेखा जोखा क्यों नहीं है कांग्रेस सांसद के पास। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिले, मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ईडी और सीबीआई का इतना हल्ला करते थे, अभी तीनों प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया। तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजेएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अली जुड़ गए हैं। अली, मशीनें खराब हो गई, लेकिन बावजूद इसके
जो पैसे थे उसकी पूरी गिनती तक नहीं हो पाई है, लेकिन अमूमन जो अंदाजा है 200 करोड़ से ज्यादा कैश अब तक बरामद हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि ज्वेलरी का बैग भी बरामद किया गया है। ताजा अपडेट के साथ पूरी जानकारी इस मामले में आपसे चाहूंगी। देखिए बिल्कुल पूजा, 2 दिन सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को बुलाया गया है पैसे गिनने के लिए। अब तक 290 करोड़ गिने जा चुके हैं और बाकी का आंकड़ा भी आना बाकी है, क्योंकि मशीनें मंगाई गई है बैंक से। आज शनिवार और रविवार को 2 दिन सरकारी बैंक के कर्मचारी बुलाए गए हैं पैसे गिनने के लिए। इसका आंकड़ा 300 से ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक 300 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं। इससे ऊपर का आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि धीरज साहू के यहाँ से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। उसी के लिए आईटी विभाग के अधिकारी बेहद संजीदा हैं और लगातार पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो अपना रहे हैं। आज दिल्ली से भी एक टीम आईटी विभाग की रांची पहुंची है, जो कि पूछताछ करेगी कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम आपके पास आई कहां से। लेकिन अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, कांग्रेस सांसद के जो संबंध है वो शराब कारोबारियों से बड़े हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक यही जानकारी मिल रही है कि शराब का बड़ा पैसा इनके पास स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए आईटी विभाग को कि इतना पैसा उनके पास आया कहां से। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से इसकी जांच आगे बढ़ेगी तो कई बड़े चेहरे उजागर हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए जाएंगे। पूजा बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से धीरज साहू के कई अलग अलग ठिकानों से आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि 290 करोड़ से ज्यादा अभी भी पैसे गिनने बाकी हैं, इसके लिए बुलाया गया कर्मचारियों को। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आप राज्यसभा सांसद हैं, आपके पास तमाम पावर है, बावजूद इसके इतने ज्यादा पैसे आपके पास आए कैसे, सबसे बड़ा सवाल। और देखिए, तमाम गाइडलाइंस है सरकार की, बावजूद इसके अपने घर में, ऑफिस में, अलग अलग ठिकानों पर इतने पैसे छुपा कर रखना, ये साफ इशारा करते हैं कि कोई बड़ा संरक्षण तो जरूर मिला हुआ था उनको। बिल्कुल पूजा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से इतना बड़ा स्टॉक पैसे का एक साथ मिला है तो उससे कई सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सरकार कांग्रेस पर हावी हो रही है, जो कि बीजेपी के तमाम नेताओं लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि वो कहाँ है मोहब्बत की दुकान, कहाँ है जो दावा करते हैं कि वो ईमानदार हैं। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। पूजा बिल्कुल, देखिए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, जनता की पाई पाई आपको लौटानी होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीएसपी ने सांसद दानिश अली को निलंबित किया है। यूपी के अमरोहा से लोकसभा सांसद है दानिश अली। दानिश पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दानिश अली को निलंबित कर दिया है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दानिश अली को निलंबित किया है। यूपी के अमरोहा से लोकसभा सांसद है दानिश अली। इस वक्त आपको निलंबित किया गया है, क्या सिर्फ ये पूंजीपतियों के खिलाफ जो आवाज़ आपने उठाई है यही एक कारण है या कुछ और भी इसके पीछे है? ये तो मैंने कहा कि मैं जिस दिन से मैं सांसद चुना गया, पहले दिन से मैंने जनता के हित और पार्टी की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मैंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की, किसान की, गरीब की, मजलूम की, पिछड़े वर्ग की, शेड्यूल कास्ट की, दलित की, अकलियत की, बेजुबानों की जुबान बनने का काम किया। अगर ये सब पार्टी विरोधी है तो मुझे पता नहीं। कहीं भी कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करने का काम किया है और आगे भी करता रहूं। सर, आपने ट्वीट किया, उस पर लिखा कि लूट जो हुई है उसको लेकर के मैंने आवाज उठाई है, जिसका मुझे इस तरीके से सामना करना पड़ा। वो लूट किस तरीके की, कौन सी लूट? देश के एयरपोर्ट्स, देश के बंदरगाह, देश के जो पिछले 70 साल में इस देश के में जो सार्वजनिक संपत्तियां देश की जनता की काली कमाई से बनाई गई, वो चंद सरकार के खास उद्योगपति मित्रों को जो डोल आउट की जा रही हैं, उस लूट का विरोध मैंने किया है और आगे भी करता रहूंगा। क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ है सरकार के दबाव में मायावती जी ने फैसला लिया है? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये आप लोगों का काम है इसको एनालाइज करना।
मैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट मैं जिस फोरम पे था उस फोरम पर मैंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को संविधान के दायरे में रहते हुए कहीं कोई नाइंसाफी चाहे सड़क पे हो रही हो या संसद के अंदर हो रही हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई। दानिश भाई, अब तक मैंने जो प्लेटफॉर्म्स पर एज अ मेंबर पार्लियामेंट मुझे अपनी भूमिका निभानी थी, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटीज में हो चाहे संसद के अंदर हो, वो भूमिका मैंने अपने कॉन्शियस के आधार पर मैंने वो अपनी आवाज को बुलंद किया है। चाहे तो देखिए, दानिश पर पार्टी विरोधी गतिविधियों से संलिप्त होने का आरोप लगाया, लेकिन इसको लेकर खुद दानिश अली ने बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने हमेशा से दलितों को, पिछड़ों को आगे करने का काम किया है, लेकिन जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करोड़ों रुपए के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्यों को उद्योग जगत से जोड़ने का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है। आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया। मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा ये श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। लक्ष्य रखते वक्त हमने भी तय किया है कि 2047 तक मतलब हमें आगे इसके पहले करने की सभी संभावनाओं को मोदी जी ने भारत की युवा पीढ़ी के लिए खुला छोड़ा है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ये हमारा विश्वास। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने
परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा आरती में भाग लिया। गंगा आरती में सीएम धामी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में हार पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान, हमारे 70 उम्मीदवार जीते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि इस बार हमारे 70 उम्मीदवार जीते हैं और 8 से 9 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो 300-500 से कम वोटों से हारे हैं। हार पर चर्चा हुई है, हमने पूरे मन से चुनाव लड़ा है। अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो हार पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में होने के बावजूद जो हार गई, आखिर क्यों हार मिली कांग्रेस को, इसका मंथन लगातार जारी है। वही नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से अभी यह तय नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। राजस्थान में जितनी भी आज तक इलेक्शंस हुई हैं, वहाँ सबसे बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रही है। कभी भी 2003 जब पहले से लेकर आप देख लीजिए, बहुत कम एमएलए जो आते थे। इस बार हम 70 एमएलए ऑलमोस्ट आ गए हैं और 8-9 ऐसे एमएलए जो 300 या 500 से भी कम वोटों पर हारे हैं। तो उसको हम चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मन से वो इलेक्शन लड़ी गई है राजस्थान में। वो तो हम लेकर आएंगे, जो लीडर हैं वहाँ के वो करेंगे। किसी का ना रेजिग्नेशन के बारे में बात हुई है, ना किसी ने किया। वो भाजपा को पता होगा, वो मैं नहीं उनका बता सकता। देखिए, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन सुना है। साथ ही झारखंड महादेव मंदिर में विधि विधान से देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर लोक मंगल की प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9.5 सालों के अंदर भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हो रहा है और नया भारत वैश्विक स्तर पर 142 करोड़ भारतवासियों के गौरव को बढ़ाता है और इस भारत में बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो आगे बढ़ ही रही है। सबका साथ सबका विकास के ध्येय के अनुरूप योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सब तक पहुंच रहा है। 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सर्वांगीण विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आज हम सबको एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।